मैं बहुत गरीब थी, एक ज्वेलरी शोरूम में काम करती थी। मैंने कई बार देखा कि मेरे मालिक बार बार अपने घर चले जाते थे और जब वापस आते तो उनके चेहरे पर बहुत घबराहट होती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से वह इतना परेशान और चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने मेरी शादी अपने बेटे से करा दी। उसके बाद मेरा नाम प्रिया है। मैं एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी, लेकिन हालात ने मुझे कुछ बड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पिता बचपन में ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मेरी माँ ने लोगों के घरों में बर्तन वगैरह धोकर मुझे पाला था। स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी क्योंकि माँ को मेरा सहारा चाहिए था। पढ़ाई छूटने के बाद मैंने बहुत जगह नौकरी ढूंढी, कुछ ठिकाना नहीं मिला तो शहर के एक बड़े ज्वेलरी शोरूम में मुझे एक सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई। यहाँ पर हर दिन चमक दमक देखते हुए भी मेरे अंदर सिर्फ खालीपन था। मेरे मालिक का नाम विक्रम था और उम्र में कोई 50-55 साल रही होगी। वह हमेशा अपनी पत्नी के बारे में शिकायत करते रहते। उनके घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं था, लेकिन वह मेरे साथ बहुत नरमी से बात करते और ठीक रहते। मुझे कभी डांटते नहीं थे। एक अजीब बात यह थी कि वह अक्सर शोरूम छोड़कर अपने घर चले जाते थे। दिन में कभी भी जाते वक्त उनका चेहरा उतरा हुआ होता और जब लौटते तो पसीने से तरबतर, जैसे कोई बड़ा तूफान उनके दिल में छुपा हो। कई बार मैं पूछने की कोशिश करती, सब ठीक है ना सर, लेकिन वो बस इतना कहते, कुछ बात नहीं है प्रिया, तुम अपना काम करो। धीरे धीरे मुझे इस बात की आदत सी हो गई थी कि मालिक अचानक चले जाते हैं, पर एक दिन हद हो गई। वह शोरूम से निकले तो पीछे से एक आदमी भी निकला जो शायद किसी से छुपकर उन पर नजरें रखे हुए था। मैंने जब उस आदमी को देखा तो वह झट से गायब हो गया। मेरे दिल में सवालों का तूफान मच गया। आखिर विक्रम सर के पीछे कौन था? वह इतने घबराए हुए क्यों रहते हैं और मुझसे यह सब क्यों छुपा रहे थे? उसी रात मैंने अपनी माँ से भी यह बात बताई। मेरी माँ ने सिर्फ इतना कहा, किसी के घर की बात में मत पड़ना बेटा, अपने काम से काम रखना। माँ सही थी, लेकिन दिल कहाँ मानता था। करीब 3 महीने ऐसे ही बीते। एक दिन अचानक विक्रम सर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। मैं कांपती हुई उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, प्रिया तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैंने कहा, जी सर। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे कोई फैसला बहुत भारी हो। तुम्हारी शादी मैं अपने बेटे से करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे लगा मैं सुनने में गलती कर रही हूँ। मेरी सांस अटक गई। क्या, पर क्यों सर? उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया, बस इतना ही बोले, बस तुम मान जाओ प्रिया, तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। और हाँ, मेरे बेटे से मिलकर देख लेना, वो बुरा लड़का नहीं है। मेरे लिए यह सदमे जैसा था। मैं गरीब थी और वह अमीर, मैं नौकर थी और वह मालिक। यह रिश्ता कैसा? लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी शादी उनके बेटे विवेक से हो गई। शादी में ना कोई बड़ी धूमधाम, ना रिश्तेदार बुलाए गए, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। मैंने शादी के मंडप में बैठे बैठे सिर्फ एक ही चीज़ देखी। विक्रम सर बार बार घड़ी देख रहे थे। उनके चेहरे पर पसीना था और वह बार बार किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। विवेक चुपचाप बैठा था, उसकी आंखों में भी कोई खुशी नहीं थी। मैंने उसी पल समझ लिया था, यह शादी कोई आम शादी नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा राज है। शादी के बाद मैं विक्रम सर के घर आ गई। अब मैं नौकर नहीं, उनकी बहू थी। पर घर में माहौल बिल्कुल जमा नहीं। मेरी सास मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती थी। विवेक भी मुझसे दूर दूर ही रहता था। रात में भी अक्सर वह देर से घर लौटता था। एक रात मैंने विवेक से पूछ लिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? विवेक चौंक गया और उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, पापा ने जो किया वह मेरी मजबूरी थी। प्रिया, मजबूरी? कैसी मजबूरी? विवेक, क्या राज था जो सब मुझसे छुपा रहे थे? शादी के कुछ दिन बाद ही मैंने महसूस किया कि इस घर में कुछ तो बहुत अजीब है। रात के सन्नाटे में कभी दरवाजे पर दस्तक होती थी तो कभी फ़ोन की घंटी बजती थी, लेकिन कोई जवाब नहीं देता था कि कौन है। एक रात मैं पानी पीने किचन में गई थी, तभी मैंने देखा विवेक चुपके से बाहर जा रहा था। मैंने आवाज़ दी, विवेक, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो वह ठिठक गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर घबराहट फैल गई। उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, तुम अंदर जाओ प्रिया, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। पर मैं जान गई थी कि कुछ बहुत बड़ा राज मुझसे छुपाया जा रहा है।
अगले दिन मैंने पूरे घर को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। तभी मेरी नज़र ऊपर वाले पुराने कमरे पर पड़ी जो हमेशा ही बंद रहता था। मैंने अपनी सासू माँ से पूछा, मम्मी जी वो कमरा बंद क्यों रहता है? यह सुनकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और कहने लगी, तुम्हें उससे मतलब क्यों है प्रिया? अपने कमरे में रहो, खाना बनाओ, घर संभालो। बस उनका वह गुस्सा मुझे और बेचैन कर गया। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था? मेरी सास हमेशा चुप रहती थी, ना मुझसे बात करती, ना विवेक से ज़्यादा बोलती। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनके कमरे में जाकर पूछ लिया, माँ जी आप मुझसे नाराज़ हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में डर और नफरत दोनों झलक रहे थे। वह बस इतना बोली, जिस दिन इस घर का सच तुम्हारे सामने आएगा तुम खुद हमसे दूर चली जाओगी प्रिया। मुझे यह सुनकर एक जोर से झटका लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन सरक जाएगी। आखिर क्या सच था? मैं खुद अपनी शादी के फैसले से डरने लगी थी। एक दिन विवेक ऑफिस गया था और मेरी सासू माँ मंदिर गई थी। घर में बस मैं ही थी। मैंने मौका देखकर उस बंद कमरे की चाबी ढूंढी। अलमारी में एक पुरानी चाबी का गुच्छा मिला जिसमें वही चाबी थी। मैं धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। कमरे में बहुत पुरानी चीज़ें थी। एक लोहे की अलमारी, पुराने बक्से और दीवार पर एक फ़ोटो विक्रम सर और उनके छोटे भाई की। मैंने अलमारी खोली तो उसमें एक फ़ाइल रखी थी। उस पर लिखा था अमानत। मैंने कांपते हाथों से वह फ़ाइल खोली। उसमें कुछ ज़मीन के कागज़, कुछ पुराने गहनों की रसीदें और एक वसीयत थी जिस पर विक्रम सर यानी मेरे ससुर के छोटे भाई का नाम लिखा था। मैंने पढ़ा, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरी सारी संपत्ति मेरे बेटे के नाम होगी। पर विक्रम सर के छोटे भाई थे कहाँ? विवेक तो विक्रम सर का बेटा था। फिर यह वसीयत किसके लिए थी? क्या कोई और बेटा था? उसी रात मैंने विवेक से पूछा, तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? विवेक का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थी। प्रिया तुमने वो कमरा खोला? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो गुस्से से फूट पड़ा। उस कमरे में जो छुपा है वह अगर बाहर आ गया तो पापा जेल चले जाएंगे। तुम्हें इस घर से दूर कर देंगे सब लोग। प्रिया प्लीज़ इस राज को मत उजागर करो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी जिज्ञासा एक आग बन चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद मैंने फिर उसी कमरे में जाकर वह फाइल अच्छे से पढ़नी शुरू की। उसमें एक और ख़त था जिसमें लिखा था कि विक्रम सर के छोटे भाई ने उनसे बहुत पहले कर्जा लिया था और वह अब उनका हिस्सा मांगने वाला था। पर एक रात वह अचानक गायब हो गया। पुलिस ने बहुत ढूंढा पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। बस आखिरी जगह वही थी, यह घर जिसमें मैं बहू बनकर आई थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। क्या विक्रम सर ने अपने भाई को? मैंने विवेक को सब बताया। वो बुरी तरह से रो पड़ा। उसने बताया, पापा ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे शादी करूं क्योंकि तुम इस घर में रहती थी। तुम्हें सब पता चल सकता था। पापा चाहते थे तुम परिवार का हिस्सा बन जाओ ताकि अगर कभी कोई मामला बाहर जाए तो तुम हमारे खिलाफ ना जाओ। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा जीवन एक झूठ पर खड़ा है। मैं रोती रही और विवेक मुझे चुप कराता रहा। पर सच तो यह था कि मैं अब एक राजदार बन चुकी थी। एक ऐसा राज जिसका रिश्ता मेरे पति के पिता के साथ था। मैंने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा, प्रिया सच चाहे जितना बड़ा हो एक दिन बाहर ज़रूर आता है। तुम्हें अब डरना नहीं है। तुम्हारा पति बेकसूर है तो वह तुम्हारे साथ रहेगा। पर सच छुपाना भी पाप है। मेरी माँ की बातों ने मुझे हिम्मत दी। मैंने ठान लिया मैं यह राज छुपा कर नहीं रखूँगी। अगली सुबह ही पुलिस हमारे घर आई। किसी ने गुमनाम चिट्ठी भेजी थी जिसमें विक्रम सर के छोटे भाई की गुमशुदगी और शक की बातें थी। विक्रम सर के चेहरे पर फिर वही पसीना लौट आया, लेकिन इस बार वह मुझे घूर रहे थे, जैसे पूछ रहे हो तुमने यह सब किया है? मैंने कुछ नहीं कहा। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेने लगी। पुलिस घर के हर कोने की तलाशी लेने लगी। पुराने कमरे में जब वो लोग गए तो मैंने देखा विक्रम सर की सांसें फूली हुई थी। उनके माथे पर पसीना बह रहा था। पुलिस को वह वसीयत मिली, कुछ पुराने कपड़े मिले और अलमारी के पीछे दीवार में एक संदिग्ध दरार नजर आई। पुलिस अधिकारी ने दीवार पर हाथ मारा। अंदर से खोखली आवाज आई। उसी वक्त उन्होंने मजदूर बुलवाकर दीवार तोड़वाना शुरू कर दिया। मैं और विवेक एक कोने में खड़े थे। मेरी सासू माँ हनुमान चालीसा पढ़ती जा रही थी, जैसे उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हो। दीवार टूटने पर अंदर एक लोहे का बक्सा निकला जो जंग खाया हुआ था।
पुलिस ने उसे खोला तो उसमें कपड़ों के साथ पुरानी हड्डियों की गठरी और एक पुरानी सोने की चेन थी। विक्रम सर वहीं फर्श पर बैठ गए। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। विवेक ने मेरी तरफ देखा, उसके आंसू बह रहे थे। पुलिस ने साफ कहा, यह मानव अवशेष हैं, यह आपके लापता भाई के हो सकते हैं, हमें डीएनए टेस्ट करवाना होगा। रातों रात विक्रम सर को हिरासत में ले लिया गया। मोहल्ले भर में सनसनी मच गई। जो आदमी सबकी मदद करता था, जो दानदाता कहलाता था, वह अपने ही भाई के कत्ल के आरोप में पकड़ा गया था। जेल जाने से कुछ दिन पहले ही विक्रम सर एक रात प्रिया के कमरे के बाहर खड़े थे। प्रिया ने दरवाजा खोला तो घबराकर पीछे हट गई। विक्रम सर ने कांपती आवाज में कहा, प्रिया, मैंने तुझे अपनी बहू बनाया क्योंकि मुझे लगा तू इस घर का सच कभी बाहर नहीं जानने देगी, पर तूने तो वह कर दिया जो मेरा बेटा भी नहीं कर पाया। प्रिया ने भीगी आंखों से कहा, अगर झूठ को छुपाकर ही बहू बनना था तो मैं नौकरानी ही ठीक थी सर। वह पहली बार प्रिया को देखकर फूट फूट कर रोए। प्रिया के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। विवेक टूट चुका था। उसने मेरे सामने सिर रखकर कहा, मैंने कभी पापा को ऐसा नहीं समझा था प्रिया, मैं क्या करूं। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। तुमने कुछ नहीं किया विवेक, लेकिन सच का साथ देना ही होगा, यही हमारे रिश्ते की बुनियाद है। उसी रात मुझे अलमारी में विक्रम सर की डायरी मिली, जिसे शायद वह भूल गए थे। मैंने कांपते हाथों से वह डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, भाई ने मुझे बार बार धमकाया था कि वह सबको बताएगा कि मैंने उसकी ज़मीन हड़प ली है। अगर वह ज़मीन वापस नहीं मिलती तो मेरी इज्जत खत्म हो जाती, इसलिए मैंने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। प्रिया इस राज को कभी ना जान पाए, यही बेहतर होगा। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरा सर भी घूमने लगा। इस डायरी से पूरा सच बाहर था, सबूतों के साथ। विवेक ने पुलिस को सब सच बता दिया। उसने डायरी भी सौंप दी। वह अपने पिता से नफरत तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह झूठ में जीना नहीं चाहता था। मुझे उस पर गर्व था। मैंने उसके हाथ पकड़े। अब हमारा रिश्ता सच्चाई पर खड़ा होगा। वो झूठ का बोझ था, वो उतर गया। अब विक्रम सर को जेल भेज दिया गया तो मेरी सासू माँ मेरे पैरों में गिर पड़ी। वो बोली, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं सब जानती थी पर कुछ कर नहीं पाई, मैं कमज़ोर पड़ गई थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा। आपने सच छुपाया पर अब कुछ नहीं बचा। अब आप मेरी माँ जैसी है, इस घर को हमें संभालना है। कई महीने केस चला। कोर्ट में सबूत पक्के थे। विक्रम सर को उम्र कैद की सज़ा हुई। जब कोर्ट में विवेक ने अपने ही पिता के खिलाफ गवाही दी थी तो सुनवाई के बाद वह घंटों तक पार्क में अकेला बैठा रहा। प्रिया उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। विवेक बेंच पर सिर झुकाए बैठा था। प्रिया ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। विवेक की आवाज़ टूटी हुई थी, पापा को मैंने ही जेल भेजा प्रिया, बेटा होकर मैंने यह सब कैसे कर दिया। प्रिया ने उसका सिर थपथपाया। तुमने अपने पिता को जेल नहीं भेजा विवेक, तुमने एक झूठ को दफनाया है और झूठ तो जहर होता है। उसकी गोद में सिर रखे विवेक ऐसे रोया जैसे बरसों से सीने में दबा सारा दर्द आज बह गया हो। विवेक और मैंने मिलकर एक ज्वेलरी शोरूम को संभाला। धीरे धीरे मैंने भी काम में हाथ बटाना शुरू किया। लोग कहते थे, यह वही लड़की है जो कभी सेल्स गर्ल थी, आज इस घर की बहू है और सच के लिए लड़ गई। मैं अपने अंदर की ताकत पहचान चुकी थी। अब मुझे किसी सच से डर नहीं लगता था। एक दिन मेरी माँ मेरे घर आई थी। उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे तो कहा, प्रिया याद रखना, हालात चाहे जैसे भी हो, सच का साथ कभी मत छोड़ना। तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें मजबूत बनाया और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें विजय दी। मैंने माँ को गले लगा लिया। यही मेरी असली जीत थी। आज मेरे पास ज्वेलरी शोरूम है, विवेक का साथ है और हमारे बीच अब कोई झूठ नहीं है। मेरी सासू माँ मंदिर जाती थी, गरीबों की मदद करती थी। मैंने सोचा अगर उस दिन मैं सवाल पूछना छोड़ देती तो शायद आज भी मैं किसी के पाप की चुप गवाह होती, लेकिन मैंने सच को आवाज़ दी और वही मेरी ताकत बन गई। विक्रम सर को जेल भेजे हुए अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे, लेकिन पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी फैल गई थी। कई पुराने रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। शोरूम पर भी ग्राहक कम आने लगे थे। विवेक दिन रात उदास रहने लगा। एक रात मैंने उसे खिड़की पर बैठे देखा। सिगरेट के धुएं में वह अपना सारा दर्द हल्का कर रहा था।
मैंने धीरे से उसके हाथ से सिगरेट छीनी। विवेक, खुद को यूं मत ख़त्म करो। जो हुआ वह तुम्हारी वजह से नहीं था। तुमने सच का साथ दिया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। विवेक ने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसके अंदर कहीं एक उम्मीद फिर जगी थी। अब शोरूम चलाना सिर्फ विवेक का ही नहीं, मेरा भी जिम्मा था। मैंने स्टाफ को इकट्ठा किया, उन लड़कियों को जिनके साथ मैं कभी सेल्स गर्ल थी। मैंने कहा, अब यह शोरूम हमारा घर है, इसे हम सब मिलकर फिर से खड़ा करेंगे। सबके चेहरे पर भरोसा लौटा। उस दिन मुझे लगा मेरा गरीब होना मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत था। मुझे पता था गरीबी में कैसे उम्मीद जिंदा रखी जाती है। एक दिन मैं मंदिर गई थी, वहाँ कुछ औरतें आपस में मुझे देखकर कानाफूसी करने लगी। देखो, यही है वह जिसने अपने ससुर को जेल भिजवाया। मैंने सुना पर कहा कुछ नहीं। मैं भगवान के सामने खड़ी हुई और बस मन ही मन बोली, हे भगवान, मुझे और मजबूत बनाना ताकि कोई सच से डरे नहीं। सासू माँ का दिल टूट चुका था, वो अक्सर घंटों मंदिर में बैठी रहती। एक रात उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया, लोग ताने देंगे पर बेटा तू सच के रास्ते से मत हटना। तूने जो किया वह सही था। मैंने उनका हाथ थाम लिया। अब वो मेरी सास नहीं, सच में मेरी माँ थी। पर सब कुछ आसान कहाँ था। विवेक को उसके अपने दोस्तों ने अकेला कर दिया था। जो दोस्त रोज उसके साथ पार्टी करते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। कभी कभी विवेक रात में मुझसे लड़ पड़ता, तुम्हारे सच ने सब कुछ छीन लिया प्रिया। अगर हम चुप रहते तो कम से कम इज्जत तो बची रहती। उसके आंसू मेरी जान निकाल देते। मैं रातों में चुपचाप उसके बाल सहलाती रहती, क्योंकि मुझे पता था सच की राह अकेली होती है। लेकिन धीरे धीरे मैंने शोरूम में नई चीज़ें शुरू की, डिज़ाइनिंग क्लास, ऑनलाइन ऑर्डर, सोशल मीडिया पर प्रचार। वह सब जो कभी विक्रम सर नहीं कर पाए थे। लोग धीरे धीरे लौटने लगे। हमारे गहनों की नई डिज़ाइन शहर में चर्चा बनने लगी। मैंने विवेक से कहा, देखो, सब फिर से संभल सकता है अगर हम हार मानना छोड़ दे। विवेक ने मेरी आंखों में देखा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, प्रिया, तुमने सही रास्ता चुना है। तुम ही मेरा गौरव हो जो टूटने नहीं देती। पर मुसीबतें इतनी जल्दी कहाँ जाती है। एक रात शोरूम से घर लौटते वक्त मुझे एक अनजान कॉल आया। तुमने जो किया वह ठीक नहीं था। तुमने जो सच बोला उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं कांप गई। मैंने विवेक को नहीं बताया। मैं उसे और बोझ नहीं देना चाहती थी। पर अब मुझे पता था, राज चाहे खत्म हुआ हो पर उसकी परछाई अभी भी जिंदा थी। कुछ ही दिनों में पता चला, विक्रम सर के पुराने पार्टनर को डर था कि कहीं उसके भी कुछ गुनाह ना खुल जाए। वह हमें धमका रहा था ताकि हम कोर्ट में उसका नाम का जिक्र ना करें। विवेक ने कहा, अब बस प्रिया, यह केस फिर नहीं खोलना। हमें अब शांति चाहिए। पर मैं जानती थी, अगर यह सबूत मैं नहीं दूंगी तो कोई और परिवार भी बर्बाद होगा, सच फिर से दब जाएगा। मैंने चुपचाप वकील से बात की, पुराने पार्टनर की मिलीभगत के सारे पेपर उसके पास दिए। मैंने विवेक को तब तक कुछ नहीं बताया जब तक कोर्ट से परमिशन नहीं आया। विवेक बहुत गुस्सा हुआ, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने कहा, विवेक, हम सच के लिए लड़े थे तो फिर अधूरा क्यों छोड़े? अब डरने का कोई मतलब नहीं। अदालत फिर से खुली। इस बार विक्रम सर के पार्टनर के खिलाफ गवाही देना आसान नहीं था। कई लोग मुझे धमकाते रहे, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, पर इस बार विवेक मेरे साथ खड़ा था। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, अब जो भी होगा हम साथ में लड़ेंगे। सुनवाई के बाद पार्टनर भी पकड़ा गया। कोर्ट ने उसे भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लोग अब कहने लगे, यह वही प्रिया है जिसने अकेले दो शैतानों को अदालत तक पहुंचाया। मैं बस ऊपर वाले से यही विनती करती हूँ कि बस मुझे झूठ के खिलाफ यूं ही मजबूत रखना। अब मैं अकेली नहीं थी, विवेक भी मेरा हमसफ़र बन गया था। हमने शोरूम का नाम बदल दिया, प्रिया ज्वेलर्स। हर उस लड़की को नौकरी दी जो कभी मुझ जैसी गरीब, बेबस और डरपोक। अब वह बस अपने पैरों पर खड़ी थी। मैंने ऑफिस में अपनी माँ से कहा, माँ, अब मुझे कोई डर नहीं। मैंने गरीबी से लड़ाई सीखी है, पर सच ने मुझे जीना सिखाया। समय बीतता गया। कभी कभी विवेक मेरे से दूर होकर अकेले अपने पापा की पुरानी कुर्सी पर बैठ जाता था। उसे लगता था जैसे उसके पापा उसे अब भी देखते हैं। वह बुदबुदाता, पापा, आप सच में गलत थे या हालात ने आपको गलत बनाया? क्या मैं भी एक दिन आप जैसा हो जाऊंगा? प्रिया चुपचाप पीछे खड़ी सुनती रहती।
फिर आकर धीरे से उसका कंधा दबाती, विवेक हालात के नहीं अपने फैसलों के गुलाम होते हैं। तुमने सच को चुना, इसलिए तुम कभी पापा जैसे नहीं बनोगे। अदालत के फैसले कुछ महीने बाद। अब जिंदगी थोड़ी सामान्य हुई। ऊपर वाले ने हमें एक नई खुशी दी। मैं माँ बनने वाली थी। विवेक की आंखों में पहली बार मैंने सच्चा सुकून देखा। उसने मेरे माथे को चूमा। प्रिया, इस बच्चे को हम झूठ और डर से दूर रखेंगे। हमारा बच्चा सच और हिम्मत का रास्ता सीखेगा। मैंने भगवान को धन्यवाद कहा। शायद यह मेरी जीत थी या मेरी तपस्या का फल। सासू माँ जी को अब दिल से माँ कहती थी। मेरे हर छोटे बड़े ख्याल का ख्याल रखती थी। वह कहती, जो बहू कभी नौकरानी थी वही आज इस घर को नई पहचान देने जा रही है। मैंने उनके पैर छुए। माँ, आप ना होती तो मैं इतनी मजबूत नहीं बन पाती। हालांकि सब कुछ सही नहीं था। मोहल्ले के कुछ लोग अब भी ताना देते थे, यह औरत अपने पर अब मैं भी डरने वाली नहीं थी। मैं हर सवाल का जवाब मुस्कान से देती। सच का बोझ नहीं होता, राहत होती है। अब मैंने अपनी कमाई से एक छोटा सा ट्रस्ट शुरू किया, प्रिया सेवा संस्थान, जहां उन औरतों को नौकरी, पढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाती जो घरेलू झूठ और पाप के तले दबा दी जाती है। मेरे साथ मेरी सासू माँ, मेरी माँ जी और शोरूम की लड़कियां भी जुड़ गई। एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन यही तो असली बदलाव होता है। विवेक अब पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहा था। उसने अपनी पहचान पिताजी के नाम से हटाकर खुद के दम पर बनाई। शोरूम के डिज़ाइन विवेक के नाम से मशहूर होने लगे। विवेक हर प्रेस मीटिंग में कहता, अगर प्रिया ना होती तो मैं आज भी झूठ में जी रहा होता। यह सुनकर मेरे आंसू नहीं रुकते थे। शायद यही सच्चे रिश्ते की असली जीत थी। वह दिन भी आया जब हमारी गोद में एक नन्हा बेटा आया। उसकी पहली किलकारी सुनकर मैंने सोचा, यह बच्चा उस सच की मिसाल बनेगा जिसके लिए मैंने सब कुछ झेला। हमने उसका नाम रखा प्रकाश। प्रिया की कोख से जन्मा प्रकाश उजाले का प्रतीक। एक माँ के रूप में मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई थी। अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ विवेक या सासू माँ तक नहीं थी। अब मुझे अपने बेटे के लिए वह दुनिया बनानी थी जहाँ कोई दूसरी प्रिया डर से कुचला ना जाए। मैंने अपनी संस्था में और लड़कियों को नौकरी दी, नर्सरी खुलवाई ताकि उनकी बच्चियां भी पढ़ सके। एक दिन जेल से विक्रम सर की चिट्ठी आई। प्रिया, शायद मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। तुम्हें अपनी शराफत की आड़ में बांधना चाहता था, पर तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई। तुम्हारा बेटा वो इंसान बने जो मैंने बनने नहीं दिया, सच्चा और मजबूत। मुझे माफ़ कर देना। मेरी आंखों में आंसू थे, पर दिल में कोई शिकायत नहीं रही। मैंने उस चिट्ठी को मंदिर में रख दिया। यही मेरी माफ़ी थी। एक दिन प्रकाश स्कूल से रोता हुआ आया। पापा, सब मुझे चोर का बेटा कहते हैं। विवेक उसे देखकर टूट गया। प्रिया ने प्रकाश को सीने से लगाया। बेटा, सच कभी बुरा नहीं होता। लोग उसे समझने में देर लगाते हैं। एक दिन वही बच्चे कहेंगे कि तुम सबसे बड़े बहादुर की औलाद हो। विवेक ने प्रिया का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिया, कभी कभी डर लगता है कहीं मैं फिर से टूट ना जाऊं। प्रिया ने कहा, तुम्हारा डर ही तुम्हारी ढाल है विवेक, बस इससे लड़ना सीखो। मैं एक बार प्रकाश को देखकर विक्रम सर से मिलने जेल गई। वो बहुत बूढ़े और बीमार हो चुके थे। प्रकाश को देखकर उनके होंठ कांपे। उन्होंने जेल के अंदर से ही मेरे बेटे के सिर पर हाथ रखा। इसे कभी झूठ मत सिखाना प्रिया, यह तुम्हारे सच का वारिस है। वह शायद मेरी तरफ देख भी नहीं पाए, पर उनके हाथ कांप रहे थे। इस बीच मेरी अपनी माँ भी बहुत बीमार रहने लगी थी। मैंने उनका इलाज करवाया। एक रात उन्होंने मुझे बुलाया। प्रिया, तू अब मेरी चिंता छोड़। तू अब औरों की माँ है। तूने अपनी गरीबी को हथियार बना लिया। यही मेरी जीत है। अपनी माँ के आखिरी वक्त प्रिया उनके बिस्तर के पास बैठती थी। माँ की सांसें धीमी पड़ रही थी। माँ ने कांपते हाथों से प्रिया की हथेली थामी। मैंने तुझे मजबूत बनाया था प्रिया, पर तू इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तू हारी नहीं, तू कभी हारना भी मत। माँ ने अपनी सूखी आंखों से आखिरी चमक से प्रिया को देखा और हमेशा के लिए सो गई। प्रिया ने माँ का सिर अपनी गोद में रखकर कहा, माँ, तू हारी नहीं और मैं कभी तुम्हें हारने भी नहीं दूंगी।
उस रात प्रिया ने पहली बार बिना आंसू बहाए अपनी माँ को विदा किया। प्रिया ने अपनी माँ की बरसी पर एक मंदिर में व्रत रखा। भगवान मुझे कभी इतना अमीर मत बनाना कि मैं झूठ से दोस्ती कर लूँ, और इतना गरीब भी मत रखना कि सच बोलने से डर जाऊँ। उसने वही प्रण लिया कि हर साल वो कम से कम एक गरीब लड़की की पढ़ाई का जिम्मा उठाएगी ताकि सच की फसल मर न जाए। उसके अंदर एक नई माँ ने जन्म ले लिया था। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी आखिरी सांस ली थी। मेरी हिम्मत की जड़ें वही थी, अब वह तना बन गई थी। प्रिया अक्सर आंगन में अकेली बैठी रहती थी। वह आसमान की तरफ देखती और अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, यह वही घर है जहाँ मैं एक दिन नौकरानी थी, आज मैं इसकी रक्षक बनी हूँ। पर माँ, क्यों लगता है कि सच्चाई के बाद भी सब अधूरा है? कभी वह चुपके से फूट फूट कर रो पड़ती। आंसू उसके अंदर की मजबूती को और ठोस बना जाते। विक्रम सर के जेल जाने के बाद कई महीने बीत गए। एक दिन सासू माँ ने मेरे दोनों पैरों में चुपचाप हल्दी रखी। बेटा, इस हल्दी को पवित्र मानकर इस घर को नया आंगन अब तो तेरे सच से ही रोशन करेगा। मैंने अपने पति के झूठ को छुपाकर पाप किया था। तुझे मेरी माफ़ी कभी मिल सके तो दे देना। प्रिया ने उनके हाथ पकड़ लिए। माँ, झूठ ने इस घर को बांध रखा था, सच ने ही इसे फिर से जोड़ा है। आप मेरी माँ हैं, अब माफ़ी की कोई दीवार नहीं। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। वो दिन था जब झूठ की छाया आखिरी बार इस घर से गई। प्रकाश बड़ा होने लगा। स्कूल में उससे सब पूछते, तुम्हारी मम्मी ने क्या किया था? प्रकाश बड़े गर्व से कहता, मेरी मम्मी ने झूठ से लड़ाई की थी। मैंने उसे हमेशा यही सिखाया, सच अकेला होता है लेकिन सबकी जीत बहुत बड़ी होती है। अब मेरा शोरूम एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। प्रिया ज्वेलर्स की शाखाएं कई शहरों में खुल चुकी थी। मेरी संस्था हजारों औरतों की आवाज़ बन गई थी जो कभी सेल्स गर्ल थी। वह आज समाज की मिसाल बन चुकी थी। एक रात विवेक ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, प्रिया, तुमने मुझे भी एक नया जीवन दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, यह मेरा तुमसे वादा है। मैंने कहा, हर लड़ाई झूठ के खिलाफ ही तो थी विवेक, अब तो बस सच ही सच रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।